ड्यू क्लब गई। उसने चेंग को हुआदो को डांटते सुना क्योंकि झूठ बोलने से पोस्टर छात्र परिषद को देने में देरी हुई थी। यूकी काम पूरा करके उसे बीओ को दे चुकी थी। दुआ थकी हुई दिख रही थी तो चेंग ने उसे संतरे दिए। दो सच बताना चाहती थी पर अपने अतीत का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। फिर ड्यू को आशा हुई कि किताब उसे उत्तर देगी। उसने किताब 3 बार पलटी और हर बार वही पन्ना खोला जो कहता था धीरे चलो। दुआ ने सोचा कि उसे अपने अतीत की बातें चेंग को बताने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी उसने देखा याओ कैफे में यांग के साथ अंदर आई थी। वह उनकी बातचीत सुनने लगी। याओ ने यन को धन्यवाद दिया कि उसने अब तक उसका ख्याल रखा। उसने उसके लिए पारंपरिक परिधानों के बारे में भी सीखा था क्योंकि वह उनकी दोस्ती को महत्व देती थी। इसलिए वह उसे एक राज बताना चाहती थी। वह राज यह था, उसे लड़कों द्वारा लिखी गई गर्ल्स लव डायनामी गे कॉमिक्स पढ़ना पसंद था। उसे डर था कि लोग उसकी इस अजीब आदत को स्वीकार नहीं करेंगे। यांग ने उसका राज रखने के लिए सहमति जताई, इस शर्त पर कि याओ उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। उसने मौके का फायदा उठाकर कहा कि उसे याओ पसंद है। उसे पसंद था कि याओ पारंपरिक परिधानों पर बहस करती है। उसे पसंद था कि वह दूसरों को नरमी से प्रोत्साहित करती है। उसे पसंद था कि वह कमजोर भी है पर बहादुर भी, क्योंकि वह याओ को पसंद करता है। वह उसकी किसी भी पसंद को समझने के लिए तैयार था। याओ ने यांग की गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दी। यांग उत्साहित होकर वह पावर पॉइंट दिखाने लगा जो उसने याओ को प्रपोज करने के लिए बनाया था। याओ खुशी से उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराई। दरवाजे के पीछे डुओ सोच रही थी क्या चेन भी उसे उसी तरह स्वीकार करेगा। अगर वह याओ जितनी ईमानदार हो सके। फिर ड्यू चेन को लेने क्लब गई। उसने पूछा क्या उसने पोस्टर पूरा कर लिया है। चेंग ने कहा कि यूक्यू ने पोस्टर बना दिया है और वह हुआ दाव को दोष नहीं देता क्योंकि उसने जानबूझकर कुछ नहीं छिपाया था। उसने ब्राउन शुगर हॉट कंप्रेस भी ऑर्डर किया था क्योंकि उसे लगा कि ड्यू को पीरियड्स में असहज महसूस हो सकता है। उधर यांग अपनी गर्लफ्रेंड से दूर नहीं रह पा रहा था। उसे याद आया कि प्यार करने वाले कपल अक्सर हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे के गाल पर किस करते हैं। इसलिए उसने याओ का हाथ कसकर पकड़ा और अपना गाल उसकी ओर किया। यांग ने मौके का फायदा उठाकर याओ को उसका पहला किस दे दिया। दूर से यह देखते हुए चेंग ने डुओ की आंखें ढक दी क्योंकि यह दृश्य देखकर उसे शर्म आ रही थी। डुओ को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोनों दोस्त इतने जल्दी कपल बन गए। जब डुओ और चेंग पेड़ों के बीच से गुजरे, चेंग को लगा कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है। देखते ही देखते सर्दी आने वाली थी और उसने सुना था कि इस जगह पर बर्फ नहीं गिरती। डुओ ने पत्तों से बर्फ बनाई ताकि चेंग को सरप्राइज दे सके। अगली सुबह बो का पोस्टर नोटिस बोर्ड पर दिखाई दिया। उसने छात्र परिषद अध्यक्ष के लिए सबसे पहले खुद के लिए वोट मांगा था, लेकिन जैसे ही उसने दोस्तों को आपस में चर्चा करते सुना, उसने पोस्टर फाड़ दिया और यूची से उसके अपराध के बारे में पूछने चला गया। उसने उसकी अच्छी नीयत के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन जोर देकर कहा कि उसे यह सब नहीं चाहिए। यूकई ने भी उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसका पहला शक उसी पर गया था। बो को लगा कि यूक्यू ने यह पोस्टर फिर से उसे प्रभावित करने के लिए बनाया था। यूकई नाराज होकर पोस्टर उसे लौटा गई और चली गई। तभी ड्यू दौड़ती हुई आई। उसने बताया कि असली अपराधी बॉक्सिंग क्लब का लीडर है। कल रात वह और चेंग इत्तेफाक से उसे नोटिस बोर्ड के सामने कुछ करते हुए पकड़ बैठे थे और उसे एहसास हुआ कि यूक्यू का गुस्सा इस बार इतनी आसानी से नहीं जाएगा। डो को अचानक याद आया कि वह चेंग से मिलने का समय भूल गई है। उधर सिनेमा हॉल के सामने चेंग प्रैक्टिस कर रहा था और मानो ड्यू को बताने की तैयारी कर रहा था कि वह ब्लैक है सड़क के पार। डो ने उसका इंतजार रिकॉर्ड किया। चेंग ने डो को देखा और चिंतित होकर उसकी ओर दौड़ा। उसे डर था कि कहीं कोई कार उसे टक्कर न मार दे। उसने ड्यूओ का हाथ पकड़ा और छोड़ा नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से सड़क पार करवाया। सिनेमा में दोनों सामने बैठे स्वीट कपल को देख रहे थे और अनजाने में उनकी नकल कर रहे थे। पीछे बैठी ऑडियंस ने शोर मचाया। देरी से आए कपल ने रास्ता मांगा। चेंग का हाथ धीरे से ड्यूओ के हाथ को छू गया। वे कुछ बोले नहीं, बस एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहे। डो ने हल्के से अपना सिर चेंग के कंधे पर रख दिया। फिल्म खत्म होने पर चेंग टू को एक सरप्राइज जगह ले गया। उसे मालूम था कि डुओ को बर्फ बहुत पसंद है, इसलिए उसने उसके लिए एक कृत्रिम स्नोफील्ड तैयार कराया। उसने बर्फ में एक गिफ्ट भी छुपाया था। डो ने तेजी से अपना उपहार ढूंढ लिया। वह एक प्यारा सा स्नोमैन था। चेंग ने कहा कि यह स्नोमैन नकली है क्योंकि असली स्नोमैन थोड़ी सी गर्माहट भी नहीं सह पाता। पहली बार जब उसने ड्यूओ को देखा था तो उसने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन अब उसे बस गर्माहट महसूस होती थी। चेंग ने कबूल किया कि उसे ड्यूओ पसंद है। डुओ ने भी जवाब दिया कि उसे भी चेंग पसंद है। अगर सच में बर्फ गिरती तो सब कुछ परफेक्ट होता। अचानक अनगिनत कॉटन के सफेद रेशे हवा में उड़ने लगे, बिल्कुल बर्फ जैसी। चेंग ने धीरे से अपनी गर्लफ्रेंड को स्कार्फ पहनाया। फिर उसने उसके होंठ छुए और कहा, तुम्हारे होंठ संतरे जैसे मीठे हैं। दोनों खुशी खुशी साथ चले। चेंग ने फोटो खींची और अपनी गर्लफ्रेंड को नाइट मार्केट ले गया। दो टूटी हुई आत्माएं आखिरकार एक दूसरे को मिल चुकी थी। अब वे एक दूसरे को गर्माहट दे सकते थे।
और तारों भरे आसमान को साथ देख सकते थे। दो ने चेंग को बताया कि उसे गैलेक्सी क्यों पसंद है, क्योंकि वे आसमान के सबसे चमकीले तारे हैं। आंधी तूफान आने पर भी वह जानती थी कि वे हमेशा वही हैं। उन्होंने उसकी कई अकेली रातों में साथ दिया है। चेंग चाहता था कि वह ड्यूओ की गैलेक्सी बने, लेकिन ड्यूओ ने कहा कि उसके दिल में पहला स्थान हमेशा ब्लैक का रहेगा, क्योंकि ब्लैक की वजह से उसे चमकने का कारण मिला था। चेंग ने धीरे से ड्यूओ को गले लगाया और फुसफुसाया कि वह उससे प्यार करता है। यह दृश्य डो को उस पल की याद दिलाता है जब उसने ब्लैक को गले लगाया था, और उसे झटका लगा जब उसने महसूस किया चेंग ही ब्लैक है। दो खुश हो गई कि उसके दिल के दोनों तारे अब एक हो सकते हैं। वह संगीत सुनना चाहती थी और अपने प्रेमी के साथ रात के आसमान को देखना चाहती थी। जब डुओ पहली बार चेंग के घर आई थी, वह उसकी भव्यता देखकर दंग रह गई थी और उसने उससे तस्वीर लेने को कहा था। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड से ऊपर चलने को कहा। वह ऊपर गई और ब्लैक के कमरे में प्रवेश किया। दो चारों ओर मौजूद परिचित किरदारों को देखकर भावुक हो गई। वह सोच रही थी कि सब कुछ काला सफेद ही क्यों है। चेंग ने बताया कि वह रंगों के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है, जो उसकी कलाकृति की एक कमजोरी है। दो ने उसे बैठने और आउल और स्क्विरल की अपनी संस्करण कहानी सुनने को कहा। फिर उसने पेशकश की कि वह उसकी कलरिस्ट बनेगी। चेंग उसके नजदीक आया और धन्यवाद कहा। दो ने उसे हल्का सा धक्का दिया और उसे नहाने को कहा। चेंग ने सुझाव दिया कि वे साथ में नहा सकते हैं। दो के शर्मिंदा चेहरे को देखकर चेंग ने कहा कि उसके घर में कई कलर थीम वाले कमरे हैं। नहाने के बाद चेंग ने डो से कहा कि वह बिस्तर पर सोए, वह फर्श पर सोएगा। दो ने पूछा कि वह अपनी ब्लैक वाली पहचान लोगों से क्यों छुपाता है। चेंग ने बताया कि वह थोड़ा अंतर्मुखी है और उसने प्रकाशक के साथ एक गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दो ने वादा किया कि वह ब्लैक की पहचान किसी को नहीं बताएगी, यहाँ तक कि उनके रिश्ते को भी नहीं। चेंग ने कहा कि प्यार को छुपाना नहीं चाहिए। दो ने स्वीकार किया कि यह उसका पहला प्यार है, इसलिए वह इसे निजी रखना चाहती है। चेंग ने अपने प्यार पर भरोसा करते हुए उसकी बात मान ली। दो खुशी से उसका हाथ पकड़े रही। उसने पूछा क्या उसे ठंड लग रही है, क्या वह उसके साथ बिस्तर पर सोना चाहेगा। चेंग ने पूछा क्या यह ठीक है, और फिर खुशी से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर पर लेट गया। दो ने पूछा कि उसने आउल और स्क्विरल को मुख्य पात्र क्यों चुना। चेंग को याद आया कि मिडिल स्कूल में उसे एक फ्लाइंग स्क्वायर मिली थी। उसने उसके लिए ट्री हाउस बनाया और रोज उसके लिए नट्स लाया करता था। धीरे धीरे वह मोटी और प्यारी हो गई। एक दिन वह उड़न गिलहरी अचानक गायब हो गई और उसे बस एक आउल का पंख मिला। वह सोचता था कि शायद उनकी कहानी का एक अलग अंत हो सकता था। चेंग एक खुशहाल परिवार चाहता था। दुआ ने सोचा कि चेंग के माता पिता भले व्यस्त हों, लेकिन वे उससे प्यार करते हैं। शायद वे भी चेंग जैसे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कमजोर। इसके अलावा चेंग को अभी अभी कोई मिला है जो उसे प्यार करता है। अगली सुबह जल्दी चेंग ने धूप में दुओ के चेहरे को देखा। अपनी माँ की आवाज सुनकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वो इंतजार कर ले। नीचे उतरते ही चेंग ने जानबूझकर अपनी माँ को रोका। उसकी माँ 2 कटोरियां नूडल्स बना रही थी। उसके बाद उसे फिर अस्पताल वापस जाना था। मिस सू जानती थी कि उनका बेटा कई चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर वे मानती थी कि चैन की भी एक सीमा होगी। चेंग ने अपनी माँ से कहा कि फिलहाल यह रात छुपा कर रखे और बाप को मत बताना। मिस सू ने हामी भरी और दोनों के जूते ठीक से लगा दिए। जब उसकी माँ चली गई तो चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को नाश्ते पर बुलाया। दुओ ने उसकी माँ की खाना बनाने की कला की तारीफ की। स्कूल के बाद चेंग ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड बॉक्सिंग क्लब का अभ्यास देख रही है। दुओ ने तेजी से तारीफ कर दी कि उसकी तरह कोई भी हैंडसम नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड ही सबसे हैंडसम है। वो थोड़ी फिक्रमंद थी क्योंकि यूकी अभी भी बो से नाराज थी। उस दिन बो ने तो उसे पीछे तक नहीं पीछा किया। दुओ सोच रही थी कि क्या सारे लड़के इतने बेदर्द होते हैं। चेंग ने दावा किया कि वह डुओ का पीछा करेगा, डॉर्म तक, उसके घर तक, यहाँ तक कि दुनिया के उस छोर तक भी। वही वह लाइन थी जो यन ने उसे सिखाई थी। जब उसने सुना कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर खाना खाना चाहता है, डुओ ने जल्दी से अपना अजब सा रूप बदल लिया। जब वह रेस्टोरेंट पहुंची, डुओ की मुलाकात अनायास यांग और याओ से हो गई। उसने बहाना बनाया कि उसने पहले ही खा लिया है, पर उसका गरजता हुआ पेट तुरंत सब बताने लगा। यांग जानता था कि वे छुपा रहे हैं, तो उसने मीठा बनकर व्यवहार किया। याओ से उसने पूछा कि कल रात चेंग और डुओ क्यों डॉर्म लौटे ही नहीं। याओ ने अंदाजा लगाया कि शायद वे सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। यह सुनकर उसे मजा आया। हालांकि वापस जाते समय डुओ ने चेन से माफी मांगी। उसने कहा कि उसने अपना बॉयफ्रेंड दूसरों से जलने पर मजबूर किया क्योंकि वह अभी अपना रिश्ता सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी। दो सच में उसे बहुत पसंद करती थी। डॉर्म लौटकर वह हेरुई के गुस्से का सामना करती है। हेरुई ने ड्यू को याद दिलाया कि वह अभी भी अपना अतीत छुपा रही है। इसी बीच चेंग को झूठ से नफरत थी। दरअसल यह सब ड्यूओ का डर था। अगले दिन चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाने के लिए मैसेज किया। चेंग को फोन घूरते देखकर यांग ने अंदाजा लगाया कि उसका दोस्त किसी मैसेज का इंतजार कर रहा है। उसने तंज कसा कि फोन हजारों का है पर
कोई मैसेज नहीं भेजता, वह पुराने फोन जितना भी काम का नहीं। तभी उसे याओ का कॉल आया। यांग ने इस मौके का फायदा उठाकर चेंग के सामने अपने इश्क का प्रदर्शन किया। चूंकि डुओ ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, चेंग के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय यांग के साथ खाने चले जाने के। याओ ने बताया कि डुओ क्लब पर जल्दी आ गई है। जब चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड की सूरत देखी तो उसे राहत मिली। वह खुलेआम चेंग का खाना खा रही थी और उसका पानी पी रही थी। वह खुशी खुशी और खाना ऑर्डर करने चला गया, पर डुओ किसी और को मैसेज कर रही थी। डुओ ने कहा कि वह स्टूडेंट यूनियन जाना चाहती है, तभी खाने तक पहुंच पाएगी। उसने बो को एक गुप्त उपहार दिया। वो एक यूएसबी ड्राइव थी जिस पर स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट थे। बो ने उसका धन्यवाद किया। डुओ ने बताया कि यह सब यूकी का काम था और वह सिर्फ सामान पहुंचा रही थी। यूकी सच में बो की मदद करना चाहती थी, पर डरती थी कि वह इनकार कर दे। बो ने मैसेज कर धन्यवाद दिया और यूकी से गलती के लिए माफी मांगी। उसने उसे ऑडिशन की तैयारी के लिए शुभकामना दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उसकी ऑडियंस बनकर आएगी। जब डुओ लैब के सामने खड़ी थी, यांग ने तय किया कि काम खत्म कर ले ताकि उसका दोस्त स्वतंत्र रूप से डेट कर सके। डो को लगा कि उसका प्रेमी वाकई बहुत हैंडसम है। जब उसने एक अनजान आदमी को आते देखा, वह उसे जोर से धक्का देकर माफी मांगे बिना जल्दी से दूर हो गई। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्लब ऑफिस में खींच लिया। वह उसके और ज्यादा करीब होना चाहता था, पर उसी पल डुओ को एक मैसेज आया। उसने पूछा कि वह किसे मैसेज कर रही है, किससे बात करने के लिए उसे फोन चाहिए, पर वह उसकी बात सुन ही नहीं पा रही थी। डू ने कहा कि वह यूकी से कुछ लड़कियों के राज के बारे में मैसेज कर रही थी। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाया और उसका हाथ पकड़ा। फिर वह खुद को रोक न सका और तेजी से उसे चूम लिया। देखकर कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी मैसेज कर रही है, चेंग ने उसे मेज पर उठा लिया। डू को एहसास हुआ कि उसकी बात यूकी से ज्यादा जरूरी है। वह अपने आकर्षक बॉयफ्रेंड के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर पैशनेटली किस किया। स्टूडेंट यूनियन में ड्यू और यूकी ने बो के भाषण पर टिप्पणी की। डुओ उनके बगल में बैठी और यूकी व बो को अच्छी तरह बातें करते देख रही थी। चेंग वहां से गुजरा और देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड बो को घूर रही है। आखिरकार चुनाव हुआ। डुओ ने यूकी को मैसेज भेजकर उसे प्रोत्साहित किया कि वह मंच पर जाकर उस महान आदमी को पकड़ ले, पर नतीजा ये हुआ कि बो को छात्र परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया। चेंग को थोड़ा निराशा हुई कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के लिए चीयर कर रही थी। उसने तय किया कि वह सबके साथ जीत का जश्न मनाएगा। बो ने सबका ग्लास उठाकर उनका धन्यवाद किया। यंग ने एक मजेदार गेम आयोजित किया। उसमें अगर किसी का नाम लिया गया तो सबको उस शख्स के लिए शराब डालनी थी। उसने अभी अभी कहा था कि आज का मुख्य किरदार बो है, तो सब बारी बारी से बीओ के लिए शराब भरने लगे। सभी ने अपने ग्लास भरे और चेंग से परफॉर्म करने के लिए कहा। चेंग स्टेज पर गया। फिर उसने कबूल किया कि वह वाकई कुछ करना चाहता है, पर उसे नहीं पता था कि यह मंजूर होगा या नहीं। डू अचानक आगे आई और लाओ चेंग की अंगूठी पर सिर हिलाकर सहमति दी। उसने आधिकारिक तौर पर बाई दुओ को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में परिचय कराया। वह भी पलटी और दुनिया को ऐलान कर दिया कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। चेंग स्टेज से उतरकर उस इंसान के पास गया जिसे वह प्यार करता था। हालांकि उनकी खुशी के साथ हायरोई की उदास आंखें भी थीं। हायरोई ने ड्यू से बात की। उसने कहा कि वह ड्यूओ की प्रशंसा करती है क्योंकि ड्यूओ हिम्मत करके प्यार का पीछा कर सकती है। उसने माना कि उसकी जिंदगी हमेशा आसानी से चलती आई है। जिस चीज को वह चाहे वह आसानी से पा लेती है। सिर्फ प्यार ही उसकी पहुंच से बाहर था। वह नहीं चाहती थी कि वह एक दोस्त ड्यूओ को खो दे, पर उसे अपने दिल को ठीक होने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। जब सब लोग अम्यूजमेंट पार्क गए, वे सब साथ मिलकर मैरी गो राउंड खेले। चेंग ने अभी भी ड्यूओ का हाथ नहीं छोड़ा, जबकि बो उनके पीछे खड़ा चुपचाप उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। फिर भी यूकी वहाँ चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। चेंग ने उसके दोस्तों को अपने घर बुलाया क्योंकि डॉर्म बंद हो चुका था। उधर बो अभी पानी खरीदने गया था और यूकी उसे पार्क पर इंतजार कर रही थी। वह सोच रही थी कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि उसने नोटिस किया कि वह हमेशा सबका अच्छा बर्ताव करता है। वह दूसरों के सामने नकारात्मक भाव नहीं दिखाने से डरता था। यूकी ने सोचा कि बो को सबको खुश करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर वह दूसरों की रिक्वेस्ट ठुकरा दे तो लोग उसे बुरा नहीं समझेंगे। बो ने माना कि उसका रहन सहन वाकई थकाऊ था, पर जब वह दूसरों को खुशी देता देखता तो सब कुछ सार्थक लगने लगता। यूकी ने सोचा कि उसकी देने की चाह दूसरों पर दबाव डाल सकती है, खासतौर से उन पर जो उसकी परवाह करते हैं। यह सुनकर बो ने सहमति दी कि वह एक बार खुद को प्राथमिकता देने की कोशिश करेगा। यूकी अचानक उसके पास जाकर उसे किस कर बैठी। फिर वह शर्माते हुए भाग गई और ब्यू अभी भी शांत नहीं हो पाया था। जब वे घर पहुंचे, चेंग अभी अपनी गर्लफ्रेंड से चिपका रहा। डो ने याओ से कहा कि यांग का ख्याल रखे। फिर उसने चेंग की मदद की और उसे कमरे तक पहुंचाया। दोनों गलती से ठोकर खाकर बिस्तर पर गिर पड़े। चेंग ने नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड को देखा और बस सब कपड़े उतारने की इच्छा हुई। डो ने अपने बॉयफ्रेंड को गुदगुदाकर शांत करने की कोशिश की और कहा कि पहले वह पानी भर कर दे। हालांकि
चेंग ने उसे अपने बाहों से जाने नहीं दिया। चेंग ने कहा कि वह उसे बहुत पसंद करता है। पिछले 2 दिनों से वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान तो गई थी, लेकिन वह इसे सभी से छुपाना चाहती थी। उसने यह भी कहा था कि वह युक्वी से मिलेगी, लेकिन फिर वह बो को देखकर इतनी खुश होकर मुस्कुराई कि चेंग का दिल वाकई दुख गया। यह सुनकर ड्यूओ ने तुरंत चेंग से माफी मांगी। सुबह सुबह चेंग के माता पिता लौट आए और उन्हें पूरे घर में लड़के लड़कियां फैले हुए मिले। याओ ने जल्दी से सबको उठाया। डो ने जल्दी से चेंग को उठाया। उसे लगा कि उसने कोई शर्मनाक काम नहीं किया। ऊपर से ड्यूओ ने उसकी माँ के बनाए नूडल्स खाए थे, लेकिन वह डर रही थी कि उसके माता पिता उसके बारे में गलत धारणा न बना ले। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिलासा दिया कि वह है, इसलिए सब ठीक रहेगा। चेंग ने डुओ का हाथ पकड़ा और उसे नीचे अपने माता पिता से मिलने ले गया। उसने ड्यू को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में परिचय कराया।